बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने लगे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। बेसिकली हमने आज स्टडी करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, लेकिन उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में समझते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हीट इंजन की सबसे पहले जो बेसिक आइडिया में मिला था वो जेम्स वॉट के स्टीम इंजन से मिला था। अब स्टीम इंजन को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक वेसल में पानी को बॉयल किया जाए और उसके ऊपर एक लिड मौजूद हो, तो पानी में जो मौजूद स्टीम है वो लिड को सम हाउ अपवर्ड मूव करवाती है। यानी स्टीम लिड को अपवर्ड मूव करवा रही है। इसका मतलब कि थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपको स्टीम इंजन से बेसिकली आइडिया मिलता है कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ नेसेसरी कंडीशंस को समझना है कि हीट इंजन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास होता है एक हॉट रेजरवायर जिसको आप सोर्स का भी नाम देते हैं और उसका टेम्परेचर होता है T1। ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को सप्लाई करता है। और इसके बाद आपके पास सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, एक कोल्ड रेजरवायर होना चाहिए जिसका टेम्परेचर होता है T2। इसको आप सिंक का भी नाम देते हैं, यहाँ से हीट को एक्सपेल किया जाता है। और एक आपके पास होना चाहिए वर्किंग सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम हॉट रेजरवायर, उसको हीट कुछ एब्जॉर्व का वहाँ से करवा के और बाकी रिमेनिंग जो यहाँ पर कुछ पार्ट होगा इसको उसको यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट करे। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए एक हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन है हीट इंजन की। हाई टेम्परेचर रेजरवायर, जिसको आप हॉट रेजरवायर का भी नाम देते हैं और इसको आप सोर्स का भी नेम दे रहे हैं। यहाँ से हीट सप्लाई की जाती है। और एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है जिसको आप कोल्ड रेजरवायर का भी नाम देते हैं और सिंक का भी नाम देते हैं। तो यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है और आपके पास हो रहा है वर्क डन। तो ये जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, ये जो वर्क डन है ये Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। अब क्योंकि हीट इंजन अपनी इनिशियल कंडीशन में रिटर्न हो जाता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो के इक्वल है। देयरफॉर जो आपका नेट वर्क डन है दैट शुड बी इक्वल टू नेट हीट प्रोड्यूस्ड। सो वी कैन से दैट W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो ये तीन चीज़ें आपने इसमें बेसिकली याद रखनी है, सोर्स, सिंक एंड वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो ये हीट इंजन का कुछ बेसिक सा आइडिया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन में, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि ये जो कन्वर्जन है ये किस तरह से हो रही है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हीट कैसे फ्लो हो रही है और कैसे उसको कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन में, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है आपके पास। तो ये सब चीज़ें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं केल्विन्स स्टेटमेंट। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको क्या बता रहा है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा हीट इंजन डिवाइस कर सकें जो क्या करे, हीट ले सिंगल रेजरवायर से और वो सारी की सारी हीट को नेट वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। यानी कोई उसका पार्ट वो सिंक में रिजेक्ट ना करे, बल्कि जितनी भी हीट है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब हो हीट इंजन से फ्रॉम हाई टेम्परेचर और उसको कन्वर्ट कर दे वर्क डन में, और कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो लो टेम्परेचर रेजरवायर में या सिंक में। अब जिस तरह हमारे ओशंस हैं या जो एटमॉस्फेयर है ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन इसको ये कन्वर्ट नहीं करता मैकेनिकल वर्क डन में, क्योंकि कोई भी आपके पास लो टेम्परेचर रेजरवायर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा हीट इंजन डिवाइस कर सकें, क्योंकि हमें एक फ़्लो चाहिए, हॉट से कोल्ड रेजरवायर की तरफ फ़्लो भी चाहिए और कुछ उसका पार्ट उसको रिजेक्ट भी करना पड़ता है हीट का कोल्ड रेजरवायर में। तो आपको एक कोल्ड रेजरवायर की ज़रूरत भी होती है। तो ये केल्विन की स्टेटमेंट थी। उसके बाद हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये आपके
एफएससी की बुक्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर कि क्लॉसियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको क्या बता रही है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करें जो क्या करे कि हीट को ट्रांसफ़र करे फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोल्ड से अगर हॉट की तरफ हीट को फ्लो करवा रहे हैं, नेचुरल तो है आप हॉट से कोल्ड की तरफ करवा रहे हैं और कुछ उसका पार्ट आपको वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ा है, लेकिन अगर आप अननेचुरल काम कर रहे हैं यानी कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपको अगर आप कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको वर्क डन मिलता था जब हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही थी हीट, हॉट से हीट को वो जो एब्जॉर्व हो रहा था और कुछ उसका रिमेनिंग पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट होता था और कुछ हिस्सा उसका रिजेक्ट होता था हीट का कोल्ड रिजर्वायर में। तो ये आपने केल्विन की स्टेटमेंट वहाँ पर देखी थी या उससे पहले जो आपने हीट इंजन एक बेसिक सा देखा था। लेकिन अब क्लॉसियस स्टेटमेंट में अगर आप कोल्ड से हॉट की तरफ कर रहे हो तो आपको खुद एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, ये सारे इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। और जो क्लॉसियस की स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी उसमें जितनी भी हीट है वो अगर सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब सारा वर्क डन दोबारा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये तो एक आइडियल बन जाता है इंजन। तो एक आइडियल इंजन पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्ट करना। और क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा अगर हीट को हम फ्लो करवाना चाहते हैं कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा लेक्चर था अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन।